मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी माता तुल्य बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने आपके हिंदी दिगंत भाग 2 की क्लास शुरू की है। इसमें गद्य खंड के हिस्से को हम पहले कर रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट बातचीत की हमने शुरुआत कल ही कर दी थी। हमने कल इसके पहले लेक्चर को कंप्लीट किया था, जहां पर हमने अपने लेखक साहब के जीवन परिचय को देखा था। आपको बता दूं कि हमने इस चैप्टर को 2 खंडों में करने की अ, राय ली है। पहला खंड जहां हम लेखक साहब के परिचय को लेंगे और दूसरे खंड में हम इस किताब या इस चैप्टर के पूरी बातों को समझेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि लेखक साहब के परिचय को भी हम 2 हिस्सों में कर रहे हैं। एक तो इनका जीवन परिचय और दूसरा इनका साहित्यिक परिचय अर्थात लेखन परिचय। तो आपको हमने कल पहले लेक्चर में इनके जीवन परिचय के बारे में बता दिया था कि इनका पूरा नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कैसे हुई, ये रहते कहाँ थे और इनके माता पिता का क्या नाम था, क्या व्यवसाय था। इसके अलावा ये अपने जीवन यापन करने के लिए कौन से कार्य करते थे, शिक्षा कहाँ से हुई थी इनकी, इनके जीवन में ऐसी क्या विशेष परिस्थिति आई, टर्निंग पॉइंट आई जो इनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दी या इनके जीवन को अपसाइड डाउन पलट दिया। ये सारी चीजें हमने कल देख के रखी। यहाँ तक कि हमने रचनाओं के बारे में भी चर्चा कर ली थी। कब तक इन्होंने रचनाएं की हैं, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, इन रचनाओं में कौन सी चीजें खास हैं, ये पहले पार्ट में हमने देखा था। आप चाहो तो उसे फर्स्ट लेक्चर में ले आकर समझ सकते हो। अब जो हम करने जा रहे हैं दरअसल वो है इनका लेखन परिचय, मतलब कि ये किस तरह के लेखक थे, क्या क्या लिखते थे और कब के कौन से समय के लेखक थे, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। ऐसे आपको बताते चलूं कि हमारे बालकृष्ण भट्ट जो हैं आधुनिक हिंदी गद्य के आदि बोले तो शुरुआती निर्माताओं में से एक थे, उन्नायक रचनाकारों में से एक थे। उन्नायक यानी बहुत ही श्रेष्ठ, आदि बोले तो शुरुआती के निर्माताओं में से एक थे। कौन से समय के? तो आधुनिक हिंदी के समय के। अब हमारी हिंदी में ऐसा मानते हैं कि 1000 ईस्वी यानी ये जो अभी करंट चल रहा है, 1000 ईस्वी में हिंदी की प्राचीन काल शुरू हुई। 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, यहाँ तक हिंदी का प्राचीन काल है। और 1500 से लेकर 1800 तक हिंदी का मध्यकाल मानते हैं, मतलब हिंदी साहित्य का मध्यकाल मानते हैं। और 1800 के बाद अब तक जो समय चल रहा है, इसे हम हिंदी का आधुनिक काल मानते हैं। और इसी में शुरुआत जो आधुनिक काल का था वो भारतेंदु काल कहलाया, या उसे नव जागरण काल भी कहते हैं। तो भाई हमारे लेखक साहब जो हैं वो आधुनिक काल के लेखक हैं, या ऐसे कह लें कि ये भारतेंदु काल के लेखक हैं, या इन्हें नवजागरण काल के लेखक भी कह सकते हो। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। लेखक साहब हमारे भारतेंदु जी के समय के ये प्रमुख लेखकों में से एक है। भारतेंदु जी का जन्म हुआ 1850 में और इनका जन्म हुआ था 1844 में। तो भारतेंदु जी ने मार्गदर्शन किया इनको लिखने में, भारतेंदु जी ने इनको लिखने में मार्गदर्शन किया है। तो भाई साहब भारतेंदु जी के समय में ये हमारे प्रमुख साहित्यकार में से एक रहे हैं, प्रमुख लेखक में से एक रहे हैं। ये प्रारंभिक युग जो हिंदी का प्रारंभिक युग था, उस प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार भी रहे हैं। ना सिर्फ लेखक रहे हैं बल्कि पत्रकार रहे, जर्नलिस्ट रहे, अखबारों में इनकी इनकी चीजें छपती थी। तो ये महान पत्रकार रहे हैं, निबंधकार। तो भाई आप जानते ही हो कि ये 1000 से भी ज्यादा निबंध लिख रखा था इन्होंने, जिसे आपने भट्ट निबंध माला में संकलित किया था। तो इसके अलावा हिंदी की आधुनिक आलोचना प्रवर्तकों में इनकी गिनती सबसे पहले होती है। आलोचना प्रवर्तक मतलब एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा लेखक जो बाकी अन्य लेखक की गलतियों को दिखाए, उसे हाईलाइट करे, वो आलोचक होते हैं। तो आधुनिक आलोचना जो है, उन आधुनिक आलोचना के परिवर्तन करने वाले में ये सबसे आगे गिने जाते हैं। आलोचना में जो भी परिवर्तन आया, उस परिवर्तन करने वालों में इनका नाम सबसे आगे गिना जाता है। इसके अलावा ये आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी प्रतिभाशाली जनधर्मी की वजह से ज्यादा फेमस थे। प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप मानस को दिया। इन्होंने अपनी आधुनिक लेखन से जो जनमानस है, जो हमारी जो जनता है, उस जनता को एक बहुत ही कमाल का चीज दिया, एक नया रंग दिया, एक नया रूप दिया, नई दिशा दी अपने लेखन के बलबूते हमारी जनता को। तो इनका व्यक्तित्व इतना खास है
ये इतने प्रतिभाशाली थे, ये इतने महान थे कि इन्होंने कई सारे परिवर्तन किए हैं। ऐसे परिवर्तन और ऐसे कार्य जो युगांतकारी हैं, जो युगांतरकारी हैं, मतलब युग से युग कई युग बीत जाए, सदियों बीत जाए, तो भी इनके कार्य बहुत महान माने जाएंगे, तभी इनके कार्य कम नहीं आके जाएंगे। ये अकेले नहीं थे ऐसे महान कार्य करने में, इनके साथ थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो इसी समय भारतेंदु काल के ही, अब इन्हीं के नाम पे भारतेंदु काल पर आती है, भारतेंदु काल के ही लेखक है। प्रताप नारायण मिश्र जी, ये भी भारतेंदु काल, आधुनिक काल या नव जागरण काल आप कह लो। प्रेमघन जी थे, प्रेमघन, प्रेमचंद नहीं, वो दूसरे हैं, ये प्रेमघन है। प्रेमघन जी थे, राधा चरण गोस्वामी थे। ऐसे अनेक महान साहित्यकार लोग जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के लेखक थे। और इन सब में, भारतेंदु हरिश्चंद्र में, इन सब में अगर कोई खास गिने जाते हैं, जो सारे लोग मानते हैं कि हाँ वो सबसे अधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक अपनी निष्ठा से, तेजस्वी रूप से लेखन करते रहे, पूरे समर्पण के साथ उन्होंने लेखन किया है, तो वो हमारे बालकृष्ण भट्ट है। आधुनिक काल में जितने भी लेखक हुए, जिनका नाम हमने ऊपर देखा, उन सभी में जो सक्रिय रूप से लेखन का कार्य करते रहे, जो लंबे समय तक लेखन का कार्य करते रहे, जो मुखर होकर यानी पूरी तरह से खुलकर लेखन का कार्य करते रहे, जो पूरी निष्ठावान के साथ निष्ठा होकर लेखन का कार्य करते रहे, वो कोई और नहीं बल्कि अपने ये बालकृष्ण भट्ट जी थे। इसके बाद देखते हैं भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकार हैं। उन सारे प्रमुख साहित्यकारों का लेखन लगातार चलता रहा। उनमें से हमारे ये भी हैं, ये लगातार लेखन का कार्य करते रहे हैं, लगातार जन सेवा का कार्य करते रहे हैं। आगे देखें, साहित्य लेखन, साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं, अपितु वो जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूल वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संस्कृति से उपजता और दिशा पाता है। यह भूतपूर्व मान्यता भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य संबंधी है और इसके दृष्टा से बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। भाई साहब, साहित्य जो है ना, ये साहित्य लोगों के मन बहलाने के नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहित्य में कहानी लिखी दी जाए और इन कहानियों से लोगों का मन बहलाया जाए, एंटरटेनमेंट कराया जाए। तो एंटरटेनमेंट कराने के लिए साहित्य नहीं बनाया जाता या साहित्य नहीं लिखा जाता, बल्कि साहित्य का एक मूल उद्देश्य जनता का चित्त जगाना भी है, जनता को समझदार बनाना भी है, जनता को जागरूक करना भी है। ये भी है साहित्य का उद्देश्य। साहित्य का उद्देश्य सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना नहीं है। ये मान्यता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था और उनकी तरह मानने वाले हमारे अपने बालकृष्ण भट्ट भी थे। बालकृष्ण भट्ट भी मानते हैं कि साहित्य का काम सिर्फ लोगों का मनोरंजन कराने के लिए नहीं है, वो हंसी मजाक वाली कहानी चुटकुले सुनाने के नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करना भी साहित्य की ही जिम्मेदारी है। और ये बहुत भली भांति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ये लोग करते थे। ये लोग भली भांति ऐसे मुद्दे को, ऐसे सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक ऐसे मुद्दे को उठाया करते थे, धार्मिक मुद्दे को उठाया करते थे, जिससे जनता की चक्षुष खुले, जिससे जनता थोड़ी जागरूक हो, जिससे जनता समझदार बने। तो ये ऐसी बातें ना लिखते थे कि सिर्फ मनोरंजन भर की वो वस्तु रह जाए। आगे देखते हैं, आगे देखिए कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। हमेशा ध्यान रखना है, गद्यकार थे, ये कवि नहीं थे, कवि नहीं थे, ये गद्यकार थे। और अपनी अभिरुचि, अपनी मानस और प्रतिभा, अपने प्रवेश, अपनी कोशिश यानी यथार्थ से पूरी तरह से अपने लेखन को करते थे। ये ऐसे पत्रकार थे। ये सारी चीजें आप देखना, इन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, प्रहसन लिखा, ये सब हमने कल भी कर लिया था। हिंदी प्रदीप लिखा और जिसको उन्होंने 33 सालों तक चलाया। ये याद रखने वाली बात है कि आचार्य प्रशांत शुक्ल ने इनको कहा है कि ये अंग्रेजी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आचार्य हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कि जो हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं वो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रस्तुत है निबंध, ये भी एक निबंध है। बातचीत ऐसे पूछेगा, बातचीत कौन सी विधा का लेखन है, तो आप कह सकते हो कि यह निबंध है, या कह सकते हो कि ललित निबंध है। तो निबंध, यहाँ जो प्रस्तुत निबंध है, इसमें व्यक्तित्व और इनकी निबंध कला, इनके अपने व्यक्तित्व की, इनकी अपनी पर्सनालिटी की और इनके अपने निबंध लिखने की भाषा शैली, ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। और देखते हैं भाई क्या क्या कहते हैं ये अपनी बातों में। बहुत कमाल की बात कहते हैं। शुरू होता है हमारा यहाँ पाठ। कहते हैं कि देखो,
पहले तो ये जान लो कि बातचीत क्या होता है। बातचीत का मतलब हुआ संवाद, आपस में वार्तालाप करना। आपस में वार्तालाप करना, जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति उसका जवाब दे रहा होता है, दूसरा व्यक्ति जब बोल रहा होता है तो पहले वाला व्यक्ति सुनता है। तो इस तरह से बातचीत का मतलब होता है अपने विचारों, अपने भावों या सूचनाओं का आदान प्रदान। तो दरअसल लेखक साहब हमारे बताते हैं कि बातचीत दरअसल क्या है। बात करना मतलब ऐसे नहीं कि इधर उधर की बातें कर लेना, कुछ भी बकवास सा कुछ कहना जिसमें कोई मूल्य ना हो, समय की बर्बादी हो, गप हो, ये बात नहीं है। बल्कि बातचीत के और भी कई सारे अंदाज हो सकते हैं, और चैप्टर के अंतिम में तो इन्होंने बातचीत के और भी अनोखा और निराला अंदाज बताया हुआ है। चलिए देखते हैं उसको। कहते हैं कि देखो, इसे सब लोग मानेंगे, कोई अस्वीकार नहीं करेगा, सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि ईश्वर ने हमें अनेक शक्तियां दी हैं वरदान के रूप में। ईश्वर ने हमें अनेक शक्तियां दी हैं वरदान के रूप में, ये सब लोग मानेंगे। और उन शक्तियों में से जो सबसे खास शक्ति है वो है वाक शक्ति। वाक शक्ति बोले तो बोलने की वाक शक्ति। वाक शक्ति बोले तो बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता। तो ये तो सभी मानेंगे कि ईश्वर ने हमें कई सारी वरदानें दी। हमें आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, जीभ दिया चखने के लिए। ईश्वर ने हमें कई सारी शक्तियां वरदान में दे रखी है, लेकिन उन सब में से अगर कोई खास है, उन सब में से अगर कोई प्रमुख है, तो वो प्रमुख है हमारी वाक शक्ति। वाक शक्ति बोले तो बोलने की क्षमता। अगर मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जान पाते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। जैसे मान लो कि सारी मनुष्य के पास सारी शक्तियां होती, वो देख सकता था, वो बोल सकता था, वो वो देख सकता था, वो सूंघ सकता था, वो समझ सकता था, वो स्वाद ले सकता था। लेकिन अगर वो बोल नहीं सकता है तो फिर उसकी सारी की सारी शक्तियां बेकार हैं, धरी की धरी रह जाएंगी, सब की सब शक्तियां बेकार हैं। पूरी की पूरी सृष्टि हमारी गूंगी प्रतीत होती यदि एक मनुष्य के पास वाक शक्ति ना होती तो। अब ये दरअसल आप जब बोल ही नहीं पाओगे तो एक विकलांग के जैसे लुंज पुंज होकर किसी कोने में बैठे होते, और किसी भी सुख दुख का ना ही अनुभव कर पाते और ना ही किसी और के साथ साझा कर पाते। ये अगर वाक शक्ति हमारे पास ना होती तो हम अपने सुख दुख का किसी और के साथ साझा कभी नहीं कर पाते। हमारे लेखक साहब कहते हैं कि देखो, वाक शक्ति के दो रूप हैं। वाक शक्ति के दो रूप हैं, एक है स्पीच और दूसरा है बातचीत। वाक शक्ति के दो रूप है, एक है स्पीच, दूसरा है बातचीत। जैसे कि हम अगर कई लोगों के बीच में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं तो ये हमारा स्पीच है। लेकिन स्पीच में एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको हमेशा सामने वाले को इज्जत से पेश आना होता है। मेहरबान, साहिबान, कदरदान, ऐसे बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, सामने वाले का ध्यान रखना पड़ता है। सामने वाला बोर ना हो, सामने वाला उब ना जाए, तो फिर उसके रुचि के लिए भाषण में बीच बीच में मनोरंजन वाली कुछ वस्तु डालते रहते हो, आप शेरो शायरी कहते रहते हो, कुछ जोक वगैरह कहते रहते हो, ताकि सामने वाला जो आपका भाषण सुन रहा है वो बोर ना हो जाए। लेकिन जो दूसरा रूप है बातचीत, ये बातचीत के साथ ये कोई झंझट नहीं है। बातचीत को आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, इसमें कोई लबो-लुआब की जरूरत नहीं है। इसमें कोई लेडीज एंड जेंटलमैन, साहिबान, मेहरबान, रिस्पेक्टेड डियर, ये सब कहने की जरूरत ही नहीं है। ये सब स्पीच में जरूरत पड़ती है, लेकिन बातचीत में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। बातचीत में बस दो लोग काफी हैं, दो लोग साथ आते हैं, बैठते हैं और उनके बीच बातें होती है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी मुस्कान एक दूसरे के होंठ पर उभरती है और बात और भी रंग पकड़ते जाता है, बात और भी गहरी होती जाती है। आप कह लो कि भाई साहब, बातचीत बिल्कुल साधारण ढंग से होती है, घरेलू ढंग से होती है, इसमें कोई कर्तव्य होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ताली बजाएगा तभी हम बात करेंगे। ये भाषण में होता है। भाषण में आप सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं कि जो आपको सुनते हैं वो आप ताली बजाएं ताकि आपका हौसला अफजाई हो, और सामने वाला ये सोचता है कि आप अगर भाषण दे रहे हो तो बीच बीच में मनोरंजन कराते रहें ताकि वो उबे नहीं। तो ये स्पीच में खतरा है, लेकिन बातचीत में ऐसा खतरा नहीं है। बातचीत में तो भाई आप जहां से हो वहां से बात शुरू कर दो, और ना ही इसमें ताली वगैरह की जरूरत पड़ती है। आप अपने मन की बात खोल कर रख सकते हो। लोग लोग बातचीत में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं और इतनी आनंद उनको आ जाती है बातचीत में कि कई तो भूखों प्यासों बस लगे रहते हैं बातचीत करने में। इतना आनंदित कर देने वाला ये विषय है। तो भाई बातचीत ये है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है रॉबिन्सन क्रूसो के द्वारा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक
पशुओं के साथ अपना जीवन बिताया। 16 वर्षों तक वो मनुष्यों से मिले ही नहीं, 16 वर्षों तक वो मनुष्यों की तरह बात बोले ही नहीं। और जब 16 वर्षों के बाद फ्राइडे नामक व्यक्ति, ये इनकी पत्नी हो सकती है, इनका दोस्त हो सकता है, तो फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से जब पहली बार आवाज सुनी मनुष्य की, तब इन्हें एहसास हुआ कि ये पशु नहीं, ये भी एक इंसान है। इन्हें लगा कि इन्हें एक नया जीवन मिला है। ये तब हुआ जब 16 वर्षों के एक्सपेरिमेंट के बाद, शोध के बाद इन्हें पहली बार बोलने का मौका मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि भाई उन्होंने नए सिरे से आदमी का चोला पहना है, मतलब कि एक नया जन्म हुआ है उनका, ऐसा उन्हें लगा है रॉबिन्सन क्रूसो को। तो ये है बातचीत कर देने की, ये है बातचीत में वो शक्ति, वो क्षमता जो एक इंसान को फिर से जीने वाला फीलिंग दे दे, जो एक इंसान को फिर से नया जीवन का एहसास करा दे। ऐसे इससे सिद्ध होता है भाई कि अगर मनुष्य की वाक शक्ति ना होती तो फिर मनुष्य पूरी तरह से एकदम विकलांग सा होता। ये वाक शक्ति है जो मनुष्य को लुभा देने की क्षमता रखती है, मनुष्यों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर देती है। आप भी देखना, जब आप किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हो तो पहली बार उसके बातचीत से ही आप उससे ज्यादा प्रसन्न हुए होंगे, आकर्षित हुए होंगे। किसी इंसान का चेहरा देखकर किसी से दोस्ती नहीं होती, किसी इंसान का चेहरा देखकर उससे बात नहीं होती। हम जब बात करते रहते हैं तो हमारी जो विचार हैं, हमारे जो बातचीत है, ये बातचीत ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ना ही वो दौलत है, ना ही वो धन है जो हमें जोड़ती है। अगर ऐसा होता तो कृष्ण और सुदामा कभी मित्र बनते ही नहीं। ये कृष्ण और सुदामा के बीच जो संबंध है, वो भाई साहब ना ही शरीर के थे, ना ही जात के संबंध था, ना ही वो संबंध दौलत से थी, वो संबंध बातचीत से थी, वो दोस्ती बातचीत से थी। कृष्ण के प्रति जो सुदामा जी का प्रेम था, कृष्ण के प्रति जो सुदामा जी का समर्पण था, वो निश्चल था। ये चीज कृष्ण जी जानते थे। तो ये बातचीत में ही ये ताकत है जो आपको लुभाने भर की क्षमता रखती है। अब देख लो, जब दो लोगों के बीच में पत्र व्यवहार होता है, जब दो लोगों के बीच में मैसेज पे बात होती है या लेटर आदान प्रदान होता है, तो भी चैन नहीं मिलता है। इंसान कोशिश करता है कि भैया किसी पल वो सामने वाला व्यक्ति का हम आवाज सुन ले। तो चाहे कितना भी आप पत्र व्यवहार करते रहो, पत्रचार करते रहो, फिर भी एक व्यक्ति की आवाज सुनने की चाहत जरूर आपको रहती है। आगे देखते हैं कि बातचीत में ये क्षमता है अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे प्रकट करना तथा उसका आश्रय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बहुत उचित जान। तो भैया इस बात का ध्यान रखना कि जब आप बोलोगे तो बोलने से ही आपके भीतर छुपे जो भाव हैं वो प्रकट होंगे, और बोलने से ही सामने वाले व्यक्ति के अर्थ को आप समझ पाओगे। अरे जब तक देखो, कई बार होता है ना कि नहीं बोलने से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, गलतफहमी होती है। आप सामने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा, आप अपने मन में कुछ और ही सोचे जा रहे हो कि वो इस वजह से नहीं बोल रहा, उस वजह से नहीं बोल रहा। आप भ्रमित हो रहे हो कि वो कहीं इस वजह से तो नहीं ना बोल रहा है, उस वजह से तो नहीं ना बोल रहा है, जबकि कारण वो होता भी नहीं है। सामने वाला नहीं बोल रहा, उसे कुछ और कारण है और आप कुछ और कारण सोच लेते हो। लेकिन जब भी आप बात करते हो और सामने वाले से पूछते हो कि क्या कारण है, उसे नहीं बोल रहे हो, तो जब वो अपनी बात रखता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई कितना गलत है। तो इसलिए बातचीत करने जब चलोगे, जब बात करोगे, तभी आपके मन के भाव निकल पाएंगे या दूसरे के मतलब को समझ पाओगे, दूसरे के मन की बात को समझ पाओगे। बेन जॉनसन ने बात कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार यानी अंदर की चीज बाहर निकल के आती है। जब मनुष्य बोलेगा तभी ये संभव है कि उसके मन के अंदर की चीज, मन के भाव बाहर निकल कर आए। तो ये आप ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार? वो हमारे बेन जॉनसन थे। आगे चलते हैं। बातचीत की सीमा, अगर बातचीत की बात करें तो बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। 2 व्यक्ति मिले तो भी बातचीत कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 ये लोग मिलकर बात कर सकते हैं आपस में, लेकिन इतना ही ज्यादा लोग ना हो जाए कि फिर वहां अब बकझक होने लग जाए, फिर वहां शोर होने लग जाए, बात के बजाय शोर होने लग जाए, तो फिर उसको बातचीत में नहीं गिनोगे। बातचीत का मतलब होगा कि आप हो और सामने वाला व्यक्ति है, यहाँ 2 लोग हो गए, बहुत प्रेम से आप लोग बातें कर रहे हो, फिर 3-4 लोग और भी आ गए जो एक एक करके बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं, तो यहाँ तक ये बातचीत में है। लेकिन अगर 10 लोगों की मंडली हो जाए, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, सब अपने आप को बड़ा करने को कह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दरअसल ये जो होता है ना, ये बातचीत की श्रेणी में नहीं आती, इसे फिर बातचीत से बाहर रखा जा सकता है।
आगे कहते हैं कि भैया देखो, एडिसन जी का मत यहाँ ले आते हैं। इससे पहले बेन जॉनसन को ले आए थे और कहा था कि मनुष्य का असली साक्षात्कार, उसके मन की बात तभी बाहर निकल पाएगी जब वो बोलेगा। ये बेन जॉनसन ने कहा था। और एडिसन साहब कहते हैं कि भाई बातचीत अक्सर दो ही व्यक्ति में होती है। जब दो लोग होते हैं तभी जाकर वो खुलकर अपने मन की बात कह पाते हैं, दिल की बात कह पाते हैं। अगर दो लोगों से ज्यादा रहें तो फिर वो बात नहीं होता है, फिर वो बहस हो जाती है। और अक्सर बात जब करते हैं ना तो दो लोगों के बीच होती है तो इसका एक फायदा और भी होता है कि हमारी बात रहस्य ही बन के रहती है। वरना जो तीसरा लोग आते हैं वहां साथ में, तो फिर ये 6 कानों में बात पड़ जाती है, 2 बोलने वाले के, 2 सुनने वाले के और 2 एक और जो तीसरा व्यक्ति बैठा उधर। तो 6 कानों में बात पड़ी तो समझना कि ये रहस्य नहीं होता। तो असली बात तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति में होती है। आगे देखते हैं हमारे लेखक साहब क्या कहते हैं। कहते हैं कि देखो, जैसा गर्म दूध और ठंडे पानी को आप साथ में रखते हो तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, ठंडा हो जाता है दूध और पानी हो जाता है गर्म। वैसे ही 2 आदमी जब साथ में बैठते हैं तो ऐसा गुप्त असर होता है कि एक दूसरे को बिना देखे बिना बोले भी ये एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्रेमी पार्क में बैठे हैं चुपचाप एक दूसरे के करीब, और उनके बीच में अगर बहुत अच्छी समझ है, उनके बीच में अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले के मन की बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गर्म दूध और ठंडे पानी पे रखो, कि गर्म दूध का जो तासीर है, जो नेचर है, वो ठंडे पानी में चला जाता है, और जो ठंडे पानी का तासीर है, नेचर है, ठंडापन है, वो दूध में चला आता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। बातचीत भी ऐसे की जा सकती है जब दो बहुत ही गहरे दोस्त, जब दो बहुत ही गहरे जुड़े हुए, रिश्तों से जुड़े हुए लोग आपस में बैठते हैं तो बिना बोले भी एक दूसरे की बात को वो समझ लिया करते हैं। आगे हमारे लेखक साहब कहते हैं कि हाँ, जब पास बैठने से इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो कि एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति की प्रसन्न धारा मानो एक त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप्त असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में हुई है मानो वो अनूठी में नग जैसे जुड़ गई हो। उपरांत जब 4 आदमी हुए तो ये बेतकुल्फी हो बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें ना होंगी, जो बातचीत की जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो राम रमोवल ही कहलाएगी, उससे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हो सकते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं हमारे लेखक साहब कि देखो भाई, अक्सर जब आप अक्सर जब 2 व्यक्ति साथ बैठे हैं और वो साथ बैठकर ही बिना बोले एक दूसरे की बात को समझ जा रहे हैं, तो फिर बात करने में क्या असर होगा, क्या सुख होगा। 2 व्यक्ति साथ में मिलकर बात करेंगे चलेगा, 3 व्यक्ति साथ में मिलकर बात करेंगे, एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कि अंगूठी के ऊपर नगीना को एडजस्ट किया जाता है, पत्थर को एडजस्ट किया जाता है, वैसे 3 आदमी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन वो तीसरे की गारंटी नहीं है वो नगीना कब गिर जाए, मतलब वो तीसरा कब निकल कर रहस्य आपका खोल दे, इसकी गारंटी नहीं है। जब तक जुड़ा है तब तक एडजस्ट करके काम चला सकते हो। लेकिन जब 4 व्यक्ति में बात होने लग जाए, 5 व्यक्ति में बात होने लग जाए, तो फिर ये राम रमवाल हो जाएगा, बहस हो जाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। हमारे लेखक साहब कहते हैं जब 4 लोग 5 लोग इकट्ठे हो जाएं तो कोई व्यक्ति अपने खुलकर दिल से बात नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति दिल से बात नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो राम रमवल करेंगे, बहुत ही संजीदगी के साथ अपनी बात को रखेंगे, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखेंगे, खुलकर अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। तो ये हमारे लेखक साहब का कहना है। और कहते हैं कि बातचीत कई सारे रूप हो सकते हैं, अनेक रूप हो सकता है बातचीत के। जैसे 2 बूढ़े व्यक्ति अगर साथ में बैठे हों तो ये जमाने भर की शिकायत करेंगे कि इनका लड़का वो, फलाना का लड़का वो, तो ये नेता वो, तो वो नेता वो, यही काम करेंगे। या तो राजनीति की बात करेंगे, नहीं तो जमाने भर की शिकायत करेंगे। बाबा आदम के जमाने की बात को उठाएंगे और वहां से शुरू करेंगे। उसमें भी अधिकांश बात गलत ही होंगी। 4 बात बोलेंगे तो उसमें 2 बात गलत ही होंगी, 10 बात बोलेंगे तो उसमें 6 बात गलत ही होंगी। जमाने भर की बात करेंगे, बाबा आदम का जमाने का बात उठाएंगे और उसे शुरू करते 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 वो अंग्रेजी शासन पे पहुंचेंगे, प्रदेश पे पहुंचेंगे, पुराने समय के रीति रिवाज पे पहुंचेंगे, इसके अलावा नौजवानों के पास पहुंचेंगे, उनकी निंदा करते हुए। ऐसे कई सारे उनके टॉपिक होते हैं बड़े बुजुर्गों के, जो 2 बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके बीच में यही सब बातें होती रहती हैं। और इसके अलावा आप चलो तो जो दो दो बूढ़ी लोग हैं उनके बीच में जब बात होगी, 2 बूढ़ियों के बीच में बात होगी तो ये अपनी बहुओं की शिकायत करेंगी, ये अपनी बेटियों की शिकायत करेंगी। जब 2 हमजोली सहेलियां बैठेंगी तो इनके बीच में जो
बात होगी उसमें तो जैसे रस का समुद्र उमड़ा चला आएगा, उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। अब बातचीत अगर दो खिलाड़ियों के बीच में हो तो खेल की होगी, दो शिक्षकों के बीच में हो तो फिर वो शिक्षा की बात होगी, दो डॉक्टरों के बीच में हो तो फिर वो इलाज की बात होगी, मरीज की बात होगी, दो व्यापारियों के बीच में हो तो फिर वो व्यापार की बात होगी। तो बातचीत के अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बात कर सकता है, अलग अलग मुद्दों पर बात कर सकता है। चड़ूखाने में जो बात होती है वो अलग तरीके से ही बात होती है। और यहाँ पर ये बातचीत का इतना असर होता है कि भैया बातचीत से ही दो घर जुड़ जाते हैं और दो घर टूट जाते हैं। एक बीच में अगुआ होता है जो इनकी लड़की की बात वहां चलाएगा, उनके लड़के की बात यहाँ चलाएगा और इस तरह से दो घरों को आपस में जोड़ता है। तो ये जो अगुवाई करता है ये भी बातचीत के ही द्वारा संभव हो पाता है। तो इस तरह से बातचीत में वो खास क्षमता है जो रिश्ते तक को भी जोड़ देती है और ना सिर्फ जोड़ती है, ये रिश्ते तोड़ने के लिए भी काफी है। तो ये है आपका बातचीत। यहाँ हमने दूसरा खंड आज कर लिया और इसके तीसरे खंड पर यानी अंतिम चरण पर हम कल बात करेंगे और वो अंतिम चरण बहुत ही विशेष है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर का जो अंतिम चरण है बड़ी कमाल का है, आपको उसे जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए।